गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं प्यारे बच्चों? कैसे हैं आप सभी? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही एक छोटा सा एक प्यारा सा टॉपिक है हमारा, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त का जमाव, रक्त का थक्का हमारे शरीर में किस तरीका से बनते हैं, क्या वो प्रोसेस होता है जब हमारे शरीर में इंजरी हो जाती है, कट-छट लग जाते हैं और ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि ब्लड ऑटोमेटिक ही खुद पर खुद धीरे-धीरे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? उन सभी चीज़ों की चर्चाएँ आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो एक छोटा-सा टॉपिक है, प्यारा-सा टॉपिक है। होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चा, आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आइए। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले ब्लड प्रेशर को समझते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड, अगर हम कहें कि ब्लड प्रेशर को अगर आप तोड़ें, ब्लड प्रेशर को तोड़ेंगे बच्चा, तो ब्लड का मतलब होता है रक्त, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यानी कि रक्त के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो उपस्थित वाहिकाएं हैं, जो वेसल्स हैं, उन पर दबाव लगाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने सारे उपस्थित वाहिकाएं हैं, उन सभी के ऊपर रक्त के द्वारा एक दबाव लगाया जाता है। तो उसी दबाव को हम कहते हैं रक्तचाप, अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक वाहिकाएं है, ये हमारा एक वाहिका है। तो इस वाहिका से बच्चा ब्लड का प्रवाह होता है। इस वाहिका से ब्लड का प्रवाह होगा, ब्लड का प्रवाह होगा। इसमें पूरी तरीका से ब्लड बहेंगे। अब ये ब्लड क्या करेगा? इस वाहिका के चारों तरफ दीवारों पर, वाहिका की जो दीवारें होती है, ये जो दीवारें हैं, देखो, ये जो दीवारें हैं, इस दीवार पर इस दीवार पर इस ब्लड के द्वारा, इस दीवार पर, कौन सी दीवार? ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं, उस पर ब्लड के द्वारा यहाँ पर प्रेशर लगाए जाएंगे। इनकी दीवारों पर प्रेशर लगाए जाते हैं, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं रक्तचाप। यानी कि रक्त के द्वारा हमारे शरीर की जो वाहिकाएं हैं, उन पर लगाने वाला जो बल है, लगने वाला जो दबाव है, उसी दबाव को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। बात समझ गए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमने क्या कहा कि रक्त के द्वारा हमारी वाहिकाओं पर लगने वाला जो दबाव है, उसी को हम कहते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। होपफुली कि आप समझ गए होंगे कि क्या इसका डेफिनेशन होता है। अब जब हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं, तो ब्लड प्रेशर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है, यानी कि जो हम लोग मापते हैं ब्लड प्रेशर को, वो हमेशा धमनियों के माध्यम से ही मापते हैं कि बीपी लो है या बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई है या ब्लड प्रेशर लो है। इन सभी चीज़ों का अगर हमें पता लगाना होता है, तो हम आर्टरीज के माध्यम से ही लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर जो मापते हैं हम लोग, वो आर्टरीज से ही ना मापते हैं। किससे मापते हैं? आर्टरीज से ही मापते हैं, धमनियाँ से। धमनियाँ से ही हम लोग मापते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो है कितने तरह के होते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। ब्लड प्रेशर, जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाए जाते हैं, वो दो तरह के प्रेशर लगाए जाते हैं।
हमारे शरीर के अंदर ब्लड के द्वारा 2 तरह का प्रेशर लगाया जाता है धमनियों की दीवारों पर, वाहिकाओं पर। एक कहलाता है सिस्टोलिक, एक कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर, हिंदी में भी हम सिस्टोलिक प्रेशर ही कहेंगे, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि यही 2 प्रकार के प्रेशर रक्त के द्वारा हमारी वाहिकाओं पर लगाए जाते हैं। तो एक का नाम पड़ा सिस्टोलिक प्रेशर और एक को कहते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर हम हिंदी में भी लिख देते हैं, ये लीजिए सिस्टोलिक दबाव, और ये है डायस्टोलिक दबाव। यानी कि सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव ये दोनों। देखो, ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड किसके द्वारा पंप किए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ब्लड जो पंप किया जाता है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। क्या ऐसा कोई ऑर्गन्स और भी है हमारे शरीर में जिसके द्वारा ब्लड को पंप किया जाता हो? तो नहीं, ऐसा और कोई ऑर्गन्स नहीं होते हमारे शरीर में जिसके द्वारा ब्लड का पंप हो सके। हमारे शरीर में एक ही ऑर्गन्स मौजूद है और वो है हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर निकाले या तो डायस्टोलिक प्रेशर निकाले, वो हमेशा हमें पता चलता है हार्ट के द्वारा जो रक्त के पंप किए जाते हैं, या रक्त का प्रेशर क्या होता है इससे समझते हैं। देखो, हार्ट जो है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान ब्लड पंप होते हैं। ब्लड क्या होते हैं? पंप होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, जो हार्ट के फंक्शन हमने जब आपको पढ़ाया है, तो हार्ट वाले टॉपिक में भी कवर कराया, और इसके पहले वाले जो टॉपिक थे उसमें भी हमने हार्ट के बारे में अच्छे ढंग से समझाया। तो देखो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि सिकुड़ेगा, हार्ट की जो मांसपेशियां है जब सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। जब हार्ट की मांसपेशियां सिकुड़ती है तो ब्लड पंप होते हैं, ब्लड जो है पंप होते हैं, ब्लड पंप होता है। और जब ब्लड पंप होता है तो यहाँ पर ब्लड का जो प्रवाह होगा, ब्लड का जो प्रवाह होगा वो क्या होते हैं? हाई होते हैं, हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। जब ब्लड पंप किए जाएंगे, तो ये ब्लड जब पंप किए जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि आर्टरीज की जो दीवारें हैं, आर्टरीज की दीवारों में हाई प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? हाई प्रेशर लगेगा। और इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हमने क्या कहा कि सिस्टोलिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जब हार्ट की जो मांसपेशियां होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि जब हार्ट की मांसपेशियां सिकुड़ती है बच्चा, तो सिकुड़ने के दरमियान ये ब्लड पंप होते हैं और पंप होकर आर्टरीज में प्रवेश करता है। पंप होकर आर्टरीज में, जो हमारी वाहिकाएं, जो हमारी धमनियां हैं, आर्टरीज को हम क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। तो धमनियां में प्रवेश करता है, और जब धमनियां में प्रवेश करता है तो उनमें एक प्रेशर लगते हैं, उनमें, उनकी दीवारों में, धमनियां की दीवारों में एक प्रेशर महसूस होता है। उसी प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। बात समझ गए? होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा, कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड पंप होंगे, और ब्लड जब पंप होगा तो धमनियां की जो दीवारें हैं उन पर प्रेशर
लगेगा और वही प्रेशर हमारा कहलाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, चलिए। डायस्टोलिक प्रेशर भी हम किससे मापते हैं? हार्ट के माध्यम से ही मापते हैं कि ये हार्ट, जब हार्ट हार्ट रिलैक्स करेगा, जब हार्ट में रिलैक्सन होगा, क्या होगा? रिलैक्सन। रिलैक्सन कहने का मतलब होता है शिथिलन, यानी कि जब हार्ट शिथिल होगा, यानी कि वो फैलेगा, और जब फैलेगा हार्ट की मांसपेशियां, देखो पहले हार्ट की मांसपेशियां क्या हुई थी? सिकुड़ गई थी। क्या हुई थी? सिकुड़ गई थी। सिकुड़ने पर क्या हुआ था? अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसका होगा? तो ध्यान रखने ना कि वेंट्रिकुलर का होगा। किसका होगा? वेंट्रिकुलर का। और वेंट्रिकुलर का मतलब होता है निलय। हम यहाँ पर निलय लिख रहे हैं, कहीं भी हमने दायां निलय बायां निलय की चर्चा नहीं की है। हमने केवल लिखा है निलय, यानी कि कोई भी निलय हो सकते हैं, दायां निलय भी हो सकता है, बायां निलय भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हार्ट क्या होगा? रिलैक्स करेगा, यानी कि जब शिथिल होगा हार्ट की मांसपेशियां, तो यहाँ पर क्या होंगे? ये भी जो रिलैक्स होगा बच्चा, ध्यान रखना कि ये भी रिलैक्स होगा इसकी नीलय वाली मांसपेशियां। कौन सी मांसपेशियां रिलैक्स करेगा? नीलय की मांसपेशियां रिलैक्स करेगा। जब नीलय की मांसपेशियां रिलैक्स करेगा, यानी कि फैलेगा, तो ब्लड इसमें आकर स्टोर होगा। ब्लड क्या होगा? स्टोर होगा। तो जब रिलैक्स होगा तो ब्लड स्टोर होगा। ब्लड क्या होंगे? भरेंगे। ब्लड स्टोर होगा। कहां पर स्टोर होगा? तो नीले में स्टोर होगा। तो उस दरमियान क्या होगा कि जब ये रिलैक्स करता है तो जो आर्टरीज की दीवारें हैं, जो आर्टरीज की दीवारें हैं, उस दीवारों में भी ब्लड का प्रेशर लगता है। क्या लगता है? ब्लड का प्रेशर लगता है। यानी कि जब ब्लड स्टोर भी हो रहा है तो यहाँ आर्टरीज की दीवारों में भी आर्टरीज की दीवारों में भी प्रेशर लगता है। और उसी प्रेशर को बच्चा हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब हार्ट रिलैक्स करेगा, हार्ट का जो निलय होगा जब वो रिलैक्स करेगा, शिथिल होगा, तो उसमें ब्लड आकर भरेंगे। तो इस दरमियान होता क्या है कि जो आर्टरीज की दीवार है उनमें भी प्रेशर लगते हैं। उनमें भी ब्लड के द्वारा क्या होता है? प्रेशर लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है। और जब ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है तो वो प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होते हैं? कम होते हैं। और जब प्रेशर कम होता है तो उसी प्रेशर को हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप समझे कि हम क्या कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितने तरह का प्रेशर होता है? ब्लड में दो तरह का प्रेशर होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड के द्वारा दो तरह के प्रेशर लगाए जाते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि जब हार्ट संकुचित होता है, यानी सिकुड़ता है, तो हार्ट की मांसपेशियों के द्वारा हार्ट की मांसपेशियों में जब संकुचन होता है तो ब्लड पंप होते हैं। ब्लड हमारे धमनियों में प्रवेश करता है, तो उस दरमियान ब्लड के द्वारा हमारी धमनियों की दीवारों पर जो प्रेशर लगता है उसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इधर क्लियर हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। अब आते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। डायास्टोलिक प्रेशर में जब हार्ट की नीले की जो मांसपेशियां होती है वो शिथिल होती है, तो शिथिल होने के दरमियान ब्लड उसमें स्टोर होता है नीले में। और जब ब्लड स्टोर होते हैं तो उस समय धमनियों में ब्लड का प्रेशर कम होता है। और वो ब्लड जो होता है वो धमनियों की दीवारों पर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं।
और उसी प्रेशर को हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। तो ये डायास्टोलिक प्रेशर था और यहाँ पर ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर था। चलिए सर, तो हमने समझ लिया कि डायास्टोलिक प्रेशर क्या होता है और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। हमेशा डायास्टोलिक प्रेशर हो या सिस्टोलिक प्रेशर हो, वो हमेशा निलय के द्वारा ही, निलय जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगेगा, और जब निलय कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी ब्लड के द्वारा दीवारों पर, धमनियों की दीवारों पर प्रेशर लगाए जाते हैं। और इसी से हम पता करते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर है या सिस्टोलिक प्रेशर है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है, इन दोनों में समझिए बातों को। जो हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं, ब्लड जो प्रेशर लिखते हैं, ये ब्लड प्रेशर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर में होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे में होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक ऊपर में क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर ऊपर में होता है सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे में होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, हम ये नॉर्मली बात कर रहे हैं, आम तौर पर बात कर रहे हैं, हर मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, आम तौर पर जनरली हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली यानी साधारण तौर पर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर लगता है धमनियों की दीवारों पर, जो अधिक प्रेशर लगते हैं साधारण तौर पर, वो होता है 120 mm Hg होता है, 120 mm Hg होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डायास्टोलिक प्रेशर का, डायास्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो डायास्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm Hg होता है, 180 mm Hg होता है। mm का क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है। और Hg का मतलब होता है पारा, Hg का मतलब होता है पारा। अब ये पारा का क्या मतलब है, आगे हम आपको समझाएंगे। तो यहां से अगर हम ब्लड प्रेशर निकालें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी आदमी के शरीर में कितना होना चाहिए, तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना है बच्चा, तो आप कहेंगे सर सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mm Hg है। जी सर। और डायास्टोलिक प्रेशर कितना है, तो डायास्टोलिक प्रेशर है हमारा 80 mm Hg, 80 mm Hg है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है साधारण तौर पर हमारे शरीरों में, हम लोगों के शरीर में जो ब्लड का प्रेशर होता है साधारण तौर पर नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो 120 mm Hg अपॉन 80 mm Hg होता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न दोनों तरीका से पूछे जाते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ऊपर में लिखा रहेगा सिस्टोलिक दबाव और नीचे में होता है डायस्टोलिक दबाव। ये दिया रहेगा या तो लिखा रहेगा 120 mm Hg अपॉन लिखा रहेगा 80 mm Hg लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए सर, ये भी समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है, ब्लड प्रेशर मापने का एक यंत्र होता है। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र क्या है सर, मापने वाला यंत्र क्या है सर,
तो ब्लड प्रेशर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होते हैं। तो लिख लीजिए कि मापने वाला जो यंत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से हम जानते हैं। यही वो यंत्र है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है या नॉर्मल है। इसी यंत्र के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। अब ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है बच्चा, इसमें मेजर करने के लिए भरे होते हैं पारा। स्फिग्नोमैनोमीटर में जो द्रव भरा होता है, जो द्रव भरे होते हैं, वो पारा होता है। क्या भरा होता है? पारा होता है। इसी वजह से यहाँ पर पारा लिखा जाता है कि हम पारे के माध्यम से मेजर करते हैं कि ब्लड का प्रेशर कितना है। इसी वजह से सिस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है 120 mm Hg। Hg का मतलब पारा है और ये mm का मतलब मिलीमीटर है। यानी कि अगर 1 मिलीमीटर अगर रक्त में प्रेशर देखा जाए, 1 मीटर में अगर रक्त का प्रेशर देखा जाए, यानी कि 1 मिलीमीटर में अगर हम ब्लड का प्रेशर मापें, तो वो प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। और ये किससे हमें पता चलता है? पारे से पता चलता है। और ये पारा कहाँ होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो यंत्र है उसमें भरा होता है। जी सर। चलिए सर, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे होपफुली। आगे बढ़ जाए। चल, आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन, टेंशन तो आप समझते ही होंगे। टेंशन तो आप समझते ही होंगे कि टेंशन क्या होता है। टेंशन दबाव अधिक लेते हैं तब होता है। इसी हाइपरटेंशन को हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप। यानी कि जब नॉर्मल रक्तचाप से अगर अधिक प्रेशर हो जाए ब्लड का, हमने क्या कहा कि अगर ब्लड का प्रेशर हमारे नॉर्मल नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अधिक हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। उसी को हम कहते हैं उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप 120 एमएम Hg अपॉन 80 mm Hg से अगर अधिक हो जाए, क्या हो जाए? इससे अधिक हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि हाइपरटेंशन का शिकार वो व्यक्ति हो गया है। या इसी चीज को आप कह सकते हैं कि अगर आपको प्रेशर 140 mm Hg अपॉन 90 mm Hg अगर मापक यंत्र पर शो कर रहा है, दिखा रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो हमारा रक्तचाप है, ये हाई प्रेशर वाली रक्तचाप है, यानी कि हाइपरटेंशन इसे हम कहेंगे। ठीक है? आइए एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या कहा। हमने कहा कि अगर किसी को उच्च रक्तचाप हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो साधारण जो प्रेशर होता है ब्लड का, जो 120 एमएम बटा एच 120 एमएम एचजी बटा 80 एमएम एचजी होता है, इससे अधिक होता है। या तो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि 140 एमएम एचजी बटा 90 एमएम एचजी अगर दिखा रहा है हमारे मापक यंत्र पर, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार है। बात समझ गए? बात समझ गए? चलिए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है कि एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होता है। अब हाइपोटेंशन का क्या मतलब है? इसे हम कहते हैं निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब निम्न रक्तचाप का क्या मतलब है? देखो, निम्न रक्तचाप का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड का प्रेशर होता है
उस प्रेशर से अगर हमारे ब्लड का प्रेशर कम हो जाए, तो हम ऐसे प्रेशर को कहते हैं हाइपोटेंशन यानी कि निम्न रक्तचाप। अर्थात 120 mm Hg अपॉन 80 mm Hg से अगर कम हो जाए, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाए, इससे कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति किससे ग्रसित है, तो हाइपोटेंशन से ग्रसित है, यानी कि निम्न रक्तचाप से पीड़ित है वो व्यक्ति। या इसी को आप लिख सकते हैं, यहाँ 120 था तो यहाँ आप लिख ले, यहाँ आप लिख सकते हैं 100/70 mm Hg लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, जो ब्लड का प्रेशर है वो ब्लड का प्रेशर क्या है, इस नॉर्मल प्रेशर से कम है। तो ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होते हैं। यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, बस हमारे ब्लड के द्वारा हमारी जो शरीर की वाहिकाएं हैं, जो आर्टरीज है, धमनियां है, धमनियां की दीवारों पर जो प्रेशर लगाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर भी दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में जब नीले कॉन्ट्रैक्ट करता है तो धमनियों की दीवारों पर प्रेशर लगता है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है नीले के शिथिल होने पर, यानी कि जब रिलैक्स होता है तो उस समय ब्लड के जो प्रेशर होते हैं धमनिया की दीवारें पर, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सारे के सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलिए जो हमने पीपीटी बनाकर लाया है उस चीज को आप समझ जाइए। आइए, कहता है कि रक्तचाप वह बल है जो रक्त आपके हृदय द्वारा रक्त पंप करने पर धमनियों की दीवारों पर लगता है। क्या होता है, धमनियों की दीवारों पर लगता है, तो उसी को हम कहते हैं रक्तचाप। किसी व्यक्ति का रक्तचाप हमेशा दो मानों के रूप में व्यक्त किया जाता है। कितने मानों के रूप में, दो मानों के रूप में। एक होता है सिस्टोलिक दबाव और एक होता है डायस्टोलिक दबाव। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो ब्लड प्रेशर होते हैं, जो हमारे ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाए जाते हैं, वो दो तरह का प्रेशर लगता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। इसे समझने के लिए हमें पहले सिस्टोल और डायस्टोल का अर्थ समझना होगा। हृदय की धड़कन का वह चरण जब हृदय सिकुड़ कर रक्त को धमनियों में पंप करता है, रक्त को क्या करता है, धमनियों में पंप करता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टोल। और हृदय की धड़कन का वह चरण जब हृदय शिथिल हो जाता है, यानी कि हृदय फैल जाता है और कक्षों को रक्त से भरने देता है, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोल कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि संकुचन चरण के दौरान, यानी कि जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसके दरमियान अधिकतम दबाव जिस पर रक्त मुख्य धमनी पर, जिसे हम महाधमनी कहते हैं, इसके माध्यम से हृदय से निकलता है, उसे सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। यानी कि जो धमनियां पर लगती है प्रेशर, उसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मुख्य धमनी में यह उच्च दबाव सभी धमनियों से कैसे सभी धमनियों से कोशिकाओं की और रक्त के प्रवाह को स्थिर बनाए रखता है। यानी कि जो ये हमारा महाधमनी है, वो छोटी छोटी धमनियों और छोटी छोटी जो केशिकाएं हैं उनमें रक्त का प्रवाह को क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। हृदय के विश्राम चरण के दौरान, विश्राम कहने का मतलब है कि जब वो रिलैक्स कर रहा है, धमनियों में न्यूनतम दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हट जाते हैं बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डायस्टोलिक दबाव का मान सदैव सिस्टोलिक दबाव से कम होता है। ये देखो, डायस्टोलिक जो दबाव है डायस्टोलिक जो दबाव है वो सिस्टोलिक दबाव से क्या है, कम है। यहाँ 120 है, ये 80 है, तो डायस्टोलिक जो है सिस्टोलिक से कम होता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप मिलीमीटर में पारे के रूप में व्यक्त किया जाता है, mmHg, इसी को हम कहते हैं। सामान्य रक्तचाप के मान है,
सिस्टोलिक दबाव होता है 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। आमतौर पर हम कैसे लिखते हैं? 120/80 mmHg के रूप में लिखते हैं। चल, ये देखो, यहीं पर है, ये जो ब्लड प्रेशर है यहाँ 120 दिखा रहा है और 80 दिखा रहा है। 120 है तो क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 है तो क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। और अगर 70 दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि हाइपोटेंशन हो रहा है। ये देखो, जब ब्लड ऊपर की ओर पंप हो रहा है, ब्लड जो है पंप हो रहा है तो सिस्टोल हो रहा है, और ब्लड जब स्टोर हो रहा है नीले में तो डायस्टोल हो रहा है। ये सारे चीज हमने पढ़ाया। रक्तचाप के मान हर व्यक्ति, यानी कि रक्तचाप जो है हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है और समय-समय पर यह बदलते रहते भी हैं। ये उम्र के साथ भी बदलते हैं। यानी अगर उम्र कम है तो ब्लड प्रेशर कम होता है और अगर उम्र ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर अधिक होगा। जैसे युवा अवस्था की अगर हम बात करें तो युवा अवस्था में ये 110/75 भी हो सकता है, और जब हम 60 वर्ष की आयु में आ जाते हैं तो हमारी प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कितना हो जाता है? 145/90 हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि जब बूढ़े अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो जल्दी गुस्सा करता है, वो जल्दी गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो रहा है? ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है। जो उच्च रक्तचाप है उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, और जो निम्न चाप है उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप बहुत छोटी धमनियों, यानी कि जो छोटी-छोटी धमनियाँ हैं जिसे हम आर्टरियोल्स कहते हैं, इसके जो सिकुड़ने के कारण होता है। यानी कि ये जो धमनियाँ हैं वो पूरी तरीक़ा से क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, उनमें स्पेस कम हो जाता है, उनकी दीवारों पर अधिक प्रेशर लगने लग जाते हैं इसकी वजह से। जिसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि जब सीधी-सी बात समझो कि जब आप किसी पाइप को दबा दे रहे हो, तो उससे पानी का प्रवाह क्या होता है? तेज हो जा पानी का प्रवाह जो होता है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एरिया कम हो जाता है। अत्यधिक उच्च रक्तचाप से धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। आपने कभी-कभी सुना होगा कि अधिक टेंशन लेने से ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ब्रेन हैमरेज होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर था, जो हमारे मस्तिष्क की नसें थी, वो मस्तिष्क की नसें जो धमनियाँ थी, वो ब्लॉक होने लग जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, और फिर क्या होते हैं, वो रक्त का जो प्रेशर होता है वो झेल नहीं पाता है धमनियाँ, और फिर वो ब्लास्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है, इसी और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। कह रहा है कि रक्त को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। रक्त के 2 माप लिए जाते हैं। एक होता है सिस्टोलिक दबाव, जो हृदय के सिकुड़ने और रक्त को पंप करने के दरमियान होता है, और डायस्टोलिक होता है जब हृदय शिथिल होता है और रक्त भरता है। उस समय ये प्रेशर हमें देखने को मिलते हैं। किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है मापने के लिए विभिन्न चरण का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब इसके प्रैक्टिकल को समझते हैं कि अगर आपको कभी भी ब्लड प्रेशर किसी का मापना होगा, बीपी अगर मापना होगा, तो आप कैसे मापेंगे? तो देखो बच्चा, आपने इस तरीका का एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। आपने इस तरीका का एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ठीक है? ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को खोल के बाह में लपेट दिए जाते हैं। बाहों में लपेट दिया जाता है, और फिर लपेट कर आपने देखा होगा कि एक हवा को भरने वाला एक छोटा-सा यंत्र होता है। उसको ऐसे दबाते हैं, उसको ऐसे दबाने पर वो धीरे-धीरे यहाँ जो पट्टी बाँधी हुई होती है, वो धीरे-धीरे टाइट होने लग जाते हैं, और टाइट हो जाते हैं पूरी तरीक़ा से। और फिर वहीं से ये पूरा मेज़रमेंट शुरू हो जाता है। जब 200 एमएमएचजी तक हम जाते हैं, जब 200 एमएमएचजी तक जो हवा का प्रेशर होता है, तो वहाँ पर ये जो धमनियाँ होती हैं, वो धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, और उस समय रक्त का प्रवाह पूरी तरीक़ा से रुक जाता है। और एक आपने आला भी देखा होगा, डॉक्टर एक कान में आला लगाता है, जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो धड़कन की गति को मापता है। वो यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर लगाकर कानों में लगाकर सुनता है कि ब्लड का प्रेशर का आवाज़ क्या है।
अब धीरे-धीरे हवा को रिलीज़ करता है, धीरे-धीरे हवा को रिलीज़ करता है और जैसे-जैसे रिलीज़ करता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ब्लड की कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। जो ब्लड की पहली आवाज़ सुनाई देती है, वही कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर, वही कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। फिर से समझो, हमने क्या कहा कि जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, वो एक पट्टी जैसे होते हैं। उस पट्टी को यहाँ पर बाहों पे बाँध देते हैं और बाँधने के बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे हम लोग एक यंत्र के माध्यम से जो हवा भरने वाला होता है, वो जुड़ा होता है और एक जुड़ा 2 इस तरीका से देखो, एक जो होता है इस तरीका से पाइप निकला हुआ है और ये यहाँ पर मीटर में लगा हुआ है, ठीक है? और एक जो है, ये हवा भरने वाला ये है देखो, जो इसको दबा रहा है। तो यहाँ से दबा रहा है और ये पट्टी है, ये क्या है? पट्टी है। तो जैसे ही यहाँ से हवा का प्रेशर देता है, तो ये धीरे-धीरे जो पट्टी है दबाव बनाना शुरू कर देता है और ये धीरे-धीरे टाइट हो जाता है। जब यहाँ पर मेजर हमें 200 यानी कि पारे पर अगर हमें 200 एमएम-एचजी दिख जाता है, तो वहाँ से हम हवा का प्रेशर देना छोड़ देते हैं। 200 एमएम-एचजी पर जैसे ही पारा पहुँचता है, तो उस समय जो धमनियाँ की दीवारें होती हैं, धमनियाँ जो होती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। अब रक्त का प्रवाह वहाँ से नहीं हो पाता है, रक्त का प्रवाह वहाँ से नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो है स्टेथोस्कोप लगाता है डॉक्टर, क्या लगाते हैं? स्टेथोस्कोप लगाते हैं और अपनी कानों में लगाकर कुछ आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं। अब धीरे-धीरे यहाँ पर एक वाल्व यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि हवा निकालने वाला एक छोटा-सा नोब जैसा लगा रहता है। उस नोब को जैसे-जैसे धीरे-धीरे खोलते हैं, तो ये पारा जो है धीरे-धीरे अपना मेजर कम करता है। 200 से 190 आएगा, 180 आएगा, करते-करते ये 120 पर पहुँचता है। कितना पर पहुँचता है? 120 एमएम-एचजी पर पहुँचता है। तो उस समय रक्त का प्रवाह शुरू धीरे-धीरे रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है और रक्त के प्रवाह के कारण हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और यही आवाज़ हमारा कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। यानी पहली बार अगर आवाज़ सुनाई दिया, तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये सुनाई कहाँ देता है? 120 एमएम पर। कहाँ पर सुनाई देता है? 120 एमएम-एचजी पर। अब जिसको जहाँ पर सुनाई दिया, अगर 120 पर सुनाई दिया तो नॉर्मल प्रेशर है, अगर 140 पर दिया तो हाइपर प्रेशर है और उससे 120 से कम पर सुनाई दिया तो कह सकते हैं कि निम्न प्रेशर है, यानी कि हाइपो प्रेशर है। अब धीरे-धीरे और भी हवा निकालते हैं, तो धीरे-धीरे ये प्रेशर जो 120 एमएम था, वो धीरे-धीरे कम होते हैं और लास्ट में पहुँचता है 80 एमएम-एचजी पर। जब 180 एमएम-एचजी पर पहुँचता है, तो यहाँ से जो ब्लड का जो प्रेशर की आवाज़ थी, वो साउंड बंद हो जाते हैं। यहाँ पर साउंड आना बंद हो जाता है और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर साउंड आना शुरू होता है और यहाँ पर जो साउंड है बच्चा, यहाँ पर साउंड आना बंद हो जाता है। तो जहाँ पर साउंड आना बंद हुआ, आवाज़ अब सुनाई देना बंद हो गया, तो उसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कह देते हैं। तो जहाँ सुनाई दिया, तो उसे सिस्टोलिक और जहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं दिया, उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो यही 120/80 कर दिया जाता है। बात समझ में आ गया? चलो सर, अब इसको पढ़ते हैं। एक रबर कफ होता है, इसी को हम कहते हैं रबर कफ। इसी को हम कहते हैं, ये जो आपको पट्टी जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं रबर कफ, जो एक सपाट रबर ट्यूब होती है। क्या होती है? एक सपाट रबर ट्यूब होती है। व्यक्ति की बाह के चारों ओर लपेटी जाती है। रबर कफ में हवा भरकर क्या किया जाता है? हवा भरकर दबा-दबा कर हवा भरा जाता है और फुलाया जाता है, जिससे बाह की धमनी जो बाँह की धमनी है, जो बाँह से नीचे की ओर जा रही है, कहाँ पर जा रही है? यानी यहाँ से आ रही है उँगलियों तक। उस पर लगभग 200 एमएम-एचजी का दबाव पड़ता है। कितने एमएम-एचजी का? 200 एमएम-एचजी का दबाव पड़ता है। इस दबाव को स्फिग्नोमैनोमीटर उपकरण के पैमाने पर देखा जा सकता है। अगर अब स्टेथोस्कोप को बाँह की धमनी पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए? स्टेथोस्कोप को बाँह की जो धमनियाँ हैं, यहाँ पर रखा जाता है, तो उससे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देता। यानी कि जब 120 एमएम-एचजी का प्रेशर है, तो पूरी तरीक़ा से धमनियाँ ब्लॉक हो जाती है, रक्त का प्रवाह नहीं होता है।
तो उस समय किसी भी प्रकार से स्टेथोस्कोप में आवाज सुनाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप को धमनियों पर रखे रहने पर कफ का दबाव धीरे धीरे कम करके उसे ढीला कर दिया जाता है, यानी जो हवा का प्रेशर है धीरे धीरे कम करते हैं। जब स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन पहली बार क्या होता है, पहली बार हल्की थपथपाहट की आवाज के रूप में सुनाई देती है, यानी कि जब पहली बार जब हृदय की धड़कन की आवाज सुनाई देता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। कफ का दबाव हमें क्या दिखाता है कि सिस्टोलिक दबाव। कफ का दबाव उसे और भी ज्यादा ढीला करके और भी कम किया जाता है जब स्टेथोस्कोप में टैपिंग की आवाज गायब हो जाती है, यानी कि जो थपथपाहट की आवाज थी वो अगर गायब हो गया तो उसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक दबाव। उसी को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक दबाव। तो ध्यान रखना कि आवाज गायब अगर हो गया, जैसे 80 पर नॉर्मल क्या होता है, 180 नॉर्मल जो होता है 80 mmHg पर होता है डायस्टोलिक। और यहाँ पर जो थपथपाहट की आवाज सुनाई दे रहा है वो कितना पर है, तो आप कहेंगे 120 mmHg पर। बात समझ गए, बात समझ गए सर। चलिए, अगर बात को समझ गए तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर 120/80, यानी कि 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक टू बी मेजर्ड, ये मेजर्ड किया गया है आर्टरी में, ठीक है। ये नॉर्मल प्रेशर हुआ। यहाँ पर कफ लगाया गया। कफ लगाने से क्या हुआ, हवा जब इसमें भरते हैं तो यहाँ से दोनों तरफ से प्रेशर लगता है और यहाँ पर जो धमनियां है, धमनियां पूरी तरीका से ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो गया तो प्रेशर हुआ नहीं, यानी कि आर्टरी क्या हो गए, पूरी तरीका से क्लोज हो गए। प्रेशर कब क्या हो गया, एवं 120, यानी कि 120 से ज्यादा प्रेशर, यानी कि 200 mmHg जब हमने लगाया। अब धीरे धीरे जब हम प्रेशर को डाउन करते हैं तो 120 पर हमें पहली बार सुनाई देता है साउंड। साउंड अगर ऑडिबल हुआ, सुनाई अगर दिया स्टेथोस्कोप में, तो उसी को हम कहते हैं क्या, तो उसी को कहते हैं सिस्टोलिक। और पहली बार कहाँ सुनाई देता है, 120 पर। नॉर्मल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। और जब साउंड स्टॉप हो जाता है तब हम उसे कहते हैं डायस्टोलिक, और ये हमें सुनाई देता है 80 mmHg पर। बात समझ गए। चलिए, जब कफ द्वारा बाह पर लगाया गया लगभग 200 mmHg का उच्च दबाव डाला जाता है तो बाहु धमनी पूरी तरह, बाहु धमनी कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी धमनियां हैं पूरी तरह से बंद हो जाती है, इसलिए इसमें रक्त प्रवाह नहीं होता है, रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। इस अवस्था में बहुधमनी, यानी कि जो बहुत सारी धमनियां हैं उनसे रक्त का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए स्टेथोस्कोप में थपथपाने जैसी आवाजें हमें सुनाई नहीं देता है, आवाज नहीं सुनाई देता है। और जब कफ का दबाव कम होकर सिस्टोलिक दबाव के बराबर हो जाता है तो हमें धमनी थोड़ी खुल जाती है और वहां पर हमें कुछ सुनाई देता है आवाज, उसमें रुक रुक कर रक्त का प्रवाह होता है और स्टेथोस्कोप में हल्की थपथपाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और अंत में जब कफ दबाव को और भी कम कर दिया जाता है तो यह डायस्टोलिक दबाव के बराबर हो जाता है और यह ब्रोंकियल धमनी पूरी तरह से खुल जाती है और इसमें रक्त का प्रवाह पूरी तरीका से बहाल हो जाता है, इसलिए टैपिंग धमनी गायब हो जाती है। अब रक्त का प्रवाह प्रॉपर ढंग से होना शुरू हुआ तो ब्लड का जो आवाज है, जो हृदय की आवाज है वो सुनाई नहीं देता है, तो उसी को डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर देख 80 पर हमें आवाज स्टॉप हो जाता है, 120 पर पहली बार सुनाई देता है। पहली बार क्या, ये नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चीजों को हमने समझा दिया। तो ये था बच्चा हमारा, ये था हमारा ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, उसके क्या क्या मायने हैं, कितने तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, इन सभी चीजों की चर्चाएं हम लोगों ने अच्छे ढंग से कर ली। होपफुली कि आपके दिमाग में ये अच्छे ढंग से स्टोर हो गया होगा, आप कंसेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर। अब देखिए हमारा हेडिंग है ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग पर हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब हेडिंग डाल लीजिए ब्लड क्लॉटिंग। यह भी एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अब आप हेडिंग डालेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का जमना। देखो इसका क्या मतलब है, देखो ब्लड का क्लॉटिंग तभी होगा जब कोई व्यक्ति इंज्योर्ड होगा, जब कोई व्यक्ति को चोट लग जाएंगे या उनके शरीर में कट छट ऐसा कुछ हो जाएगा, जब वो घायल हो जाएंगे और उनके शरीर से ब्लड का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, तभी जाकर ये ब्लड ब्लड क्लॉटिंग वाले कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो तभी होते हैं जब कोई व्यक्ति इंज्योर्ड हो जाता है, जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और घायल होने पर उनके शरीर से ब्लड का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तभी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमने ब्लड वाले टॉपिक में आपको समझाया था कि एक हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो इससे साफ जाहिर होता है बच्चा कि ये ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के अंदर का नहीं है। ये ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारे शरीर के जब कट छट हो जाते हैं, हमारे शरीर से जब ब्लड बाहर निकलने लग जाते हैं, तो उस समय ये प्रोसेस आता है, कार्य करता है। देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है उसको चोट लग गया, ठीक है? कोई व्यक्ति है उसे चोट लग गया, यहाँ पर मान लेते हैं चोट लग गया। चोट लगने से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया। तो जब यहाँ चोट लगेगा, घायल होगा, तो यहाँ बहुत सारे ऊतक मौजूद होंगे, बहुत सारे ऊतक मौजूद होंगे। ये है ऊतक, ये है ऊतक। अब इस ऊतक के अंदर बहुत सारे सेल होंगे, छोटे-छोटे सेल होंगे। सेल के ग्रुप को ही तो हम टिश्यूज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? टिश्यूज है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यूज कहलाता है। चलिए सर, ग्रुप ऑफ सेल जो है टिश्यूज, तो ये क्या है? सेल्स है, ठीक है? इनके अंदर क्या है? सेल्स भरा हुआ है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति इंजर्ड होता है, यानी कि जब वो घायल होते हैं तो उनके शरीर में चोट वगैरह लगते हैं, तो ये जो टिश्यूज है, ये जो टिश्यूज है, ये टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि रैप्चर्ड हो जाता है। रैप्चर्ड कहने का मतलब है कि क्षतिग्रस्त हो गया। जी सर, क्षतिग्रस्त हो गया। तो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गए ये सारे के सारे। इसी टिश्यूज के पास में, इसी टिश्यूज के पास में ब्लड वेसल्स भी होता है, पतली पतली ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ब्लड वेसल्स भी है। अब ये ब्लड वेसल्स जो है, यहाँ भी ब्लड वेसल्स पूरी तरीक़ा से डैमेज हो जाते हैं, यानी कि ये भी रैप्चर्ड हो जाते हैं। इनका भी क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त हो गया। जब ये क्षतिग्रस्त होंगे, तो इनमें छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं या कट लग जाते हैं। वेसल्स में क्या लगेंगे? कट लग जाएँगे। जब कट लगेगा तो यहाँ से ब्लड जो है इसे, जो नली से बह रहा था, इसे जो वाहिका से ब्लड गुजर रहे थे, अब वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएँगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएँगे। अब सीधी-सी बात समझो, इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि आपके घर में नल वाले पाइप अवश्य होंगे। घर वाले नल में अगर पाइप को आप जोड़ेंगे, प्लास्टिक के पाइप को, तो अगर वो फटा-कटा नहीं होगा, तो स्मूथली जो होंगे वाटर, वो प्रवाहित होंगे। लेकिन अगर कट-छट लगे हो, अगर कट-छट लग गए हो, कहीं होल हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लड है, ब्लड अभी-अभी आपने पढ़ा ब्लड प्रेशर में कि ब्लड जो है, वो धमनियों की दीवारों पर या आप कह सकते हैं कि वाहिकाओं पर प्रेशर लगाता है चारों तरफ, तो ये प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? प्रेशर। प्रेशर लगाया, इसको खाली यहाँ पर जगह मिला, यहाँ पर इसको खाली जगह मिला।
जैसे ही इसको खाली जगह यहाँ मिला, अब ये क्या करेगा? अब ये यहाँ से बहना शुरू कर देगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देगा। कहेगा चलो, 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 बाहर निकलने का टाइम आ गया, तो बाहर निकलना शुरू होगा। और फिर ये त्वचा है, और ये त्वचा से भी क्या हो जाएँगे? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। त्वचा से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने इंज्योर्ड होने वाली कहानी आपको समझाया कि अगर कोई व्यक्ति अगर घायल हुआ है, उसे चोट लगा है, उनके शरीर से अगर ब्लड निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके शरीर के अंदर जो जहाँ पर चोट लगा है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ का टिश्यू डैमेज करेगा, साथ ही साथ वहाँ का ब्लड वेसल्स है, वो भी रप्चर करेगा, वो भी क्षतिग्रस्त होगा और ब्लड बाहर निकलना यानी कि त्वचा से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, समझ गए। अब होगा क्या? आ जाओ। अब ये हमने एक ब्लड वेसल्स बनाया, ये एक ब्लड वेसल्स हमने बनाया। इस ब्लड वेसल से ब्लड प्रवाह हो रहा था, ब्लड का प्रवाह हो रहा था सर। चलो सर, कोई बात नहीं है, ब्लड बह रहे थे। अब ये ब्लड की जो दीवारें होती है, ये ब्लड नहीं यानी कि वाहिका की जो दीवारें होती है, यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन सी है? ये एपिथेलियम टिश्यूज। यहाँ पर जो उत्तक होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। और कौन सी एपिथेलियम टिश्यूज होता है? तो आप कहेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज होता है। इसे हम कहते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक, स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक है। अब जैसे ही चोट लगा, तो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम की जो दीवारें हैं, यहाँ से पूरी तरीका से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है? अब टूट जाने से होगा क्या कि यहाँ जब चोट लगा है, तो इस ब्लड में क्या-क्या मौजूद है? तो ब्लड के आपको हमने 2 कंपोनेंट पढ़ा है कि एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कोशिका। ब्लड कोशिका होता है। ब्लड कोशिका भी कितने तरह के होते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 तरह के, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है। 3 तरह के ब्लड कोशिका होते हैं। तो जब चोट लगेगा तो ब्लड भी डैमेज होगा। जब चोट लगेगा तो आपने देखा होगा कि अगर चोट लग जाते हैं तो कभी-कभी होता क्या कि ब्लड आपको काले दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ की कोशिकाएँ वगैरह, ब्लड की जो कोशिकाएँ हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए? डेड हो गए हैं। तो आरबीसी भी डेड हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी डेड हो जाएँगे। जब ये प्लेटलेट्स डेड होगा, तो ये डेड होकर छोटे-छोटे टुकड़े बनेंगे और यहाँ पर आकर जमना स्टार्ट होगा। यहाँ पर प्लेटलेट्स आकर स्टार्ट होगा ताकि ब्लड का प्रवाह रुक जाए, ताकि ब्लड का प्रवाह रुक जाए। लेकिन ऐसा होने से क्या ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा? अरे नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो प्लेटलेट्स है, ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में एक हमारे शरीर में एक खनिज पाया जाता है या एक तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। आपको हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया, ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ाया कि कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में ब्लड के क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि ब्लड को थक्का जमाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स है, कैल्शियम आयन से मिलकर, किससे मिलकर? कैल्शियम आयन से मिलता है। और मिलकर, अब देखो, यहाँ पर थोड़ा-सा और भी चीज़ें को अगर हम ब्रॉड करें, तो आ जाओ। देखो, इस चीज़ को थोड़ा-सा हम छोटा कर रहे हैं। चल, आ जाओ। ये है बच्चा रैप्चर्ड प्लेटलेट्स।
ये क्या है? प्लेटलेट्स है। इस प्लेटलेट्स से एक कंपोनेंट सीक्रेट होंगे जिसे हम कहते हैं थ्रम्बोप्लास्टिन। यहां से यानी प्लेटलेट से निकलेगा थ्रम्बोप्लास्टिन। इसको क्या नाम देते हैं? थ्रम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रम्बोप्लास्टिन है, ब्लड में उपस्थित जो कैल्शियम आयन है, ब्लड में जो उपस्थित कैल्शियम आयन है, इस ये क्या है? कैल्शियम आयन के फॉर्म में है। तो जब ये थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलता है तो यहाँ पर थ्रम्बो काइनिज बनाता है। क्या बनाता है? थ्रम्बो काइनिज बनाता है। जिसे हम कहते हैं थ्रम्बो काइनेज। तो पहला जो स्टेप होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड जमेगा, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि 2 से 4 मिनट 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ही ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा कट लग गया, अगर यहाँ पर हम दबा के रखें, यहाँ पर अगर हमने दबा कर रखा है तो धीरे धीरे 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ब्लड पूरी तरीका से, ब्लड का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, यानी ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, यानी कि नेचुरली होता है। तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है कि जो रैप्चर्ड प्लेटलेट्स है, यानी कि जो क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स है, उस प्लेटलेट्स से एक कंपोनेंट निकलता है जिसे हम कहते हैं थ्रम्बोप्लास्टिन। ये थ्रम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयन के साथ मिलता है और मिलकर एक कंपोनेंट बनाता है जिसे हम कहते हैं थ्रम्बोकाइनेज कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो थ्रम्बोकाइनेज है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक पाया जाता है प्रोटीन जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। जिसे क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। तो आ जाओ, पेन चेंज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा? देखो, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में होगा कि हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये कौन सा प्रोटीन है? प्रोथ्रोम्बिन। हिंदी में भी लिख देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो है लीवर के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? तो ध्यान रखना कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो लीवर के द्वारा बनता है। लीवर के द्वारा बनाया जाता है। चलो सर, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, इसके बनने के लिए एक विटामिन जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन बनेगा तो उसके लिए जो जिम्मेदार विटामिन होता है, वो जिम्मेदार विटामिन होता है विटामिन के। यानी कि जो विटामिन के होता है, इस विटामिन के कारण ही प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपको हमने ब्लड टॉपिक में भी पढ़ाया था कि जो विटामिन के होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि विटामिन के रहेगा तभी जाकर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होगा। अगर विटामिन के की कमी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की निर्माण में भी कमी हो जाएगा और इस कारण से हमारे ब्लड के क्लॉटिंग भी जल्दी नहीं होंगे। ठीक है? आपने सुना होगा कि जो ग्रसित होते हैं, शायद हीमोफीलिया या क्या कहते हैं, हमको ध्यान में नहीं है, उसमें ब्लड का प्रवाह नहीं होता है। आप कमेंट कर देना वो कौन सा डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते हैं, ब्लड जल्दी जमते नहीं हैं। तो आजा बच्चा, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन
ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड में इनएक्टिव रूप से रहते हैं। देखो इसका कार्य क्या है? ब्लड को जमाना। अगर ये एक्टिव रहा अगर ये एक्टिव रहा तो ये कचरा हमारे शरीर के अंदर ही ब्लड को जमा देगा। और अगर शरीर के अंदर ब्लड को जमा दिया, मान के चलो कि यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव है, तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर देगा। और ब्लड को अगर क्लॉट कर दिया तो ब्लड का प्रवाह नीचे होगा नहीं, और जब ब्लड का प्रवाह नीचे नहीं हो तो यहाँ की कोशिका धीरे धीरे मरने लग जाएगी। तो मरने लग जाएगी तो फिर धीरे धीरे समस्या हो जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और इनएक्टिव कहने का मतलब है कि ये सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं है। तो सक्रिय होने के लिए यहां से थ्रोम्बोकाइनिज आता है। क्या आता है? थ्रोम्बोकाइनिज आता है। और जैसे ही थ्रोम्बोकाइनिज आया तो यहां से एक कंपोनेंट का निर्माण होता है, थ्रोम्बिन का। एक कंपोनेंट का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। जिसे कहते हैं थ्रोम्बिन। तो ये सेकेंड प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है कि प्लेटलेट से जो थ्रोम्बोप्लास्टी निकला है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर निर्माण करता है थ्रोम्बोकाइनिज का। और सेकेंड स्टेप है कि जो प्रोथ्रोम्बिन काइनिज है वो जो हमारा थ्रोम्बोकाइनिज है वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है ताकि ब्लड का क्या हो सके? क्लॉट हो सके। तो यहाँ पर थ्रोम्बिक काइनेज के साथ मिला कौन? प्रोथ्रोम्बिन मिला, और बना एक नया कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। अब आगे बढ़ते हैं सर। चलो सर इसको भी और थोड़ा छोटा कर ले। और छोटा कर ले। चलो आगे हम अगला पेज ही ले लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड जो स्टेप है, आपने देखा कि जो हमारे शरीर के अंदर एक और भी प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारे ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन। जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये भी क्या है? प्रोटीन है। और इसका भी सिक्रेशन, इसका भी निर्माण कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे कि इसका भी निर्माण होता है लीवर से। किससे निर्माण होता है? आप कहेंगे सर लीवर से निर्माण होता है इसका। लीवर से इसका निर्माण होता है। ये भी जो हमारे ब्लड के अंदर होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म में रहा तो फिर ब्लड जम जाएंगे, और ब्लड जम जाएंगे हमारे शरीर के अंदर तो ब्लड का प्रवाह नहीं होगा, फिर धीरे धीरे हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस वजह से फाइब्रिनोजेन भी जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इसके पहले आपने देखा कि एक नया कंपोनेंट बना था थ्रोम्बिन। एक नया कंपोनेंट बना था थ्रोम्बिन। तो अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलेगा। थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन मिलेगा इस फाइब्रिनोजेन के साथ। जैसे ही फाइब्रिनोजेन के साथ ये थ्रोम्बिन मिला तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में था ये एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। जिस तरीका से देखो, जिस तरीका से प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिला थ्रोम्बोकाइनेज, तो ये जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया और बना दिया थ्रोम्बिन। तो इसी तरीका से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के संपर्क में जैसे ही आया थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन आने से ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के दरमियान यहाँ पर एक कंपोनेंट बना जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं? फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन कहते हैं। अब इस फाइब्रिन में रेशा मौजूद होता है। क्या होता है? रेशा। इस तरीका का रेशा मौजूद होता है।
और ये रेशा जो है इस तरीका से एक जाली नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यानी ये जो फाइब्रिन है वो कटे हुए स्थान पर, यानी कि जो रैप्चर्ड स्थान है, जो रैप्चर्ड प्लेस है, जो डैमेज प्लेस है, वहां से कटे स्थान पर कटे स्थान पर जालीनुमा जालीनुमा रेशा का निर्माण करता है। क्या करता है? जालीनुमा रेशा का निर्माण करता है। और जब यहाँ पर कटे हुए स्थान पर जाली जैसा रेशा का अगर निर्माण हुआ, यानी कि एक पूरी तरीका से जाल की तरह यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी जाल में जो डैमेज आरबीसी थे, डब्ल्यूबीसी थे, प्लेटलेट्स थे, वो आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सभी आकर बच्चा बैठना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सभी के सभी आकर बैठना अगर शुरू कर दिया, तो ये धीरे-धीरे आप देखेंगे कि एक परत जैसा यहाँ पर निर्माण हो जाता है। एक परत जैसा निर्मित हो जाता है और फिर ये परत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करता है? ब्लड को प्रवाहित होने से, ब्लड को बाहर निकलने से रोक देता है। तो इस तरीका से हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। इस तरीका से हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर हमारा ब्लड यहाँ पर जो बना था, इस तरीका का रेशा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें आकर बैठ गए कौन? तो इसमें आकर बैठ गया आरबीसी, जो रैप्चर्ड आरबीसी है, यानी कि जो क्षतिग्रस्त आरबीसी है। और इसी में आकर बैठ गया डब्ल्यूबीसी भी, और इसी में आकर बैठ गया हमारा प्लेटलेट्स में। और यहाँ पर आप देखो कि पूरी तरीका से एक क्या बन गया? परत बन गया। और परत बन गया तो ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया, तो ब्लड क्लॉट भी हो गए। बात समझ गए? चल, अब इसी चीज को एक बार और फिर से समझो। देखो, ब्लड क्लॉटिंग का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स से एक कंपोनेंट निकलते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलता है, तो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। फिर ये हमारे शरीर, सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप में होता है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो ब्लड है, उस ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि ये सक्रिय नहीं होते, एक्टिव नहीं होते हैं। तो जैसे ये थ्रोम्बोकाइनेज आकर इससे मिलता है, थ्रोम्बोकाइनेज इससे आकर मिला, तो ये एक नया कंपोनेंट बनाता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। अब हमारे शरीर में जो थर्ड स्टेप होता है ब्लड क्लॉटिंग का, कि ब्लड में एक और भी प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन। अब ये फाइब्रिनोजेन जो है, ये भी हमारे शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो आता है थ्रोम्बिन। और जैसे ही थ्रोम्बिन से ये संपर्क किया, तो बनता है फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन एक रेशे की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें से एक रेशा की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है, जो पूरी तरीका से रेशा बनाकर एक जाली जैसा बन जाता है। और उसी जाली में आकर जो रैप्चर्ड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी यानी कि जो क्षतिग्रस्त है, जो हमारी सेल्स है, वो सभी आकर इसी फाइब्रिन के जो जाल है बने हुए, उसमें आकर बैठ जाते हैं और एक परत का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही परत का निर्माण हुआ, आपने देखा होगा कि लाल भूरा रंग का जैसा परत बन जाता है।
और परत बना तो ब्लड का क्लॉटिंग होना शुरू हो गया, ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया। तो इसी को हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। बात समझ गए? तो ये पूरा का पूरा ब्लड क्लॉटिंग था। होपफुली कि आपको ब्लड क्लॉटिंग भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चा, अब जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके बारे में समझ लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, आ जाओ देखो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा फाइनल। चल, ब्लड क्लॉट क्या है? देखो, कह रहा है कि जब किसी ऊतक में चोट लग जाती है, जब किसी टिश्यूज में क्या होता है, चोट लग जाती है, तो या चोट के कारण रक्त वाहिका फट जाती है, तो रक्त उसमें से प्रवाहित होता है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो इससे अत्यधिक रक्त की हानि होगी। यानी कि जब इस पर ध्यान अगर हम नहीं देते हैं तो रक्त का प्रवाह, रक्त जो है बाहर बहुत निकल जाएगा। कभी कभी इस अत्यधिक रक्त हानि के कारण मृत्यु भी हो जाती है। जब शरीर से अधिक रक्त बह जाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। हालांकि शरीर में रक्त की हानि को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड का क्लॉट होना अपना एक प्राकृतिक तरीका है। एक कैसा तरीका है? नेचुरल प्रोसेस है जो चोट को बंद कर देता है और रक्त को आगे प्रवाह से रोक देता है तथा रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को भी रोकता है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होता है। आपने देखा कि कैसे कैसे ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, जो मुख्य रूप से प्लेटलेट से द्वारा शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। देखा कि प्लेटलेट से ही एक कंपोनेंट निकलते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यही क्या होता है, बनाए रखी जाती है जो अन्य रक्त घटकों को साथ शरीर में घूमती रहती है। कह रहा है कि चोट वाले क्षेत्र में प्लेटलेट्स फट जाती है, जहां पर चोट लगता है वहां भी प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, रैप्चर्ड हो जाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त होती है। क्या होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है मुक्त होता है। कैल्शियम आयन के साथ यह थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? तो आप कहेंगे थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यानी कि जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन है का निर्माण होता है वो विटामिन के कारण होता है। और कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे यकृत में, लीवर में होता है। थ्रोम्बिन तब घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, यानी कि जो हमारा घुलनशील फाइब्रिनोजन है उस प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। कौन? थ्रोम्बिन की बात चल रही है। फाइब्रिन का तेजी से बहुलीकरण होता है और लंबे लंबे रेसे बनते हैं। क्या होता है? लंबे लंबे रेसे बनते हैं। ये रेसे क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर एक जाल बनाते हैं। क्या होते हैं? जाल बनाते हैं और मृत रक्त कणिकाओं को फंसा लेते हैं। यानी कि जो डेड हो गया है सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, उसको क्या कर देता है? बाहर निकलने से रोक देता है, अपने अंदर फंसा लेता है और रक्त का क्या करता है? थक्का बना देता है। तो ये देखो, अगर यहाँ पर ब्लड का प्रवाह हो रहा था तो यहाँ पर देखो एक जाल जैसा बना हुआ है। क्या है? एक जाल की तरह बना हुआ है और इसमें हमारे सेल्स आकर फंस गए हैं। और ये देखो पूरी तरीका से यहाँ पर जाल का निर्माण। तो इस तरीका से हमारा ब्लड का क्लॉटिंग होता है। अंततः जो फाइब्रिन है वो जाल का निर्माण करता है और आरबीसी जो भी सेल्स हैं उन सभी को फंसा लेता है और जिससे एक परत का निर्माण हो जाता है। तो ये था बच्चा हमारा ब्लड क्लॉटिंग। होपफुली कि आपको ब्लड क्लॉटिंग भी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन में बच्चा हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया है। एक टॉपिक हमारा था ब्लड प्रेशर और एक टॉपिक हमारा कवर हुआ ब्लड क्लॉटिंग। होपफुली कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अच्छे ढंग से समझ में आया तो बच्चा कमेंट कर दो यस का, नहीं समझ में आया कमेंट नो को कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चा आप अपने दोस्तों के साथ भी अत्यधिक से अत्यधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है? और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन भी दबा लीजिए और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक यानी कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना नोट्स का रिवीजन करते रहिए और क्लास का भी रिवीजन अवश्य कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।